हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार पुनः जो है आपका इस ऑनलाइन सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन शिक्षण विधियों के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे और शिक्षण विधियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे और बहुत सारी विधियों की डिटेल्स, बहुत सारी विधियों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अपन जान चुके हैं और अपन समझ चुके हैं। आज अपन दो तीन विधियों के बारे में और बात करेंगे जो बड़ी खास खास विधि होती है या बड़ी महत्वपूर्ण विधि के रूप में उनको माना जाता है। आज की अपनी पहली जो विधि रहेगी वो कौन सी रहेगी? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों पर्यटन विधि। आज की जो विधि रहेगी उसको अपन क्या कहते हैं? इसके दो तीन नाम है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन कहते हैं भ्रमण विधि भाई, है ना। और भ्रमण विधि को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसी का नाम है आपके पर्यटन विधि। पर्यटन विधि। तो आप चाहे पर्यटन विधि कहो चाहे भ्रमण विधि कहो, दोनों एक ही बात है। सभी सब्जेक्ट के लिए यह भ्रमण विधि उपयोगी मानी जाती है। बात करें कि भ्रमण विधि होती क्या है मेरे दोस्तों, तो जो विषय वस्तु आप बालकों को पढ़ा रहे हो, जो विषय वस्तु आप बालकों को समझा रहे हो, उस विषय वस्तु का आप उसी परिस्थिति में ले जा करके प्रत्यक्ष अनुभव कराते हो, उसको अपन पर्यटन विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि किसी बालक को आप डाकघर के बारे में बता रहे हो कि डाकघर में ऐसा होता है, उसमें है ना ये अंतर्देशीय कार्ड होते हैं, ये लिफाफे होते हैं, ये ई पोस्ट होती है वगैरह वगैरह। आप एक तो बोर्ड के ऊपर क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चों को पोस्ट ऑफिस ही लेकर के चले गए, डाकघर ही लेकर के चले गए और वहां जाकर के उनको प्रत्यक्ष अनुभव दिया, यह आपके भ्रमण विधि में आएगा। इसी तरीके से कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई मिट्टी के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसी मिट्टी में लेकर के गया और फिर उसके बारे में पढ़ाया। कोई विज्ञान पढ़ा रहा है, फल पुष्प या पुष्प के बारे में या किसी पौधे के बारे में, वो उन पौधों के पास में लेके गया और फिर उसके प्रत्यक्ष अनुभव कराए, है ना। कोई इतिहास पढ़ाने वाला टीचर मान लीजिए कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ा रहा है, तो बच्चों को पहले कुंभलगढ़ लेकर के चला गया और वहां पे घूमते घूमते सारी चीजें बता रहा है। इस प्रकार की गतिविधि से जो पढ़ाया जाता है, इस प्रकार की गतिविधि जो शिक्षण किया जाता है, उसको अपन कौन सी विधि के अंतर्गत लेते हैं दोस्तों? तो उसको अपन कौन सी विधि में मानेंगे? आपके पर्यटन विधि के अंतर्गत एड किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? इस विधि में बालकों को उसी वातावरण में, बालकों को उसी वातावरण में लेकर जाया जाता है या ले जाया जाता है जो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ हो, जो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ हो, जो विषय वस्तु से क्या हो मेरे दोस्तों? जुड़ा हुआ हो। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है मेरे दोस्तों? याद रखनी है। तो क्या बात याद रखोगे? तो आपको यहां पे ये बात याद रखनी कि इस विधि में बालकों को उसी वातावरण में ले जाया जाता है जो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होता है या जिसमें विषय वस्तु के बारे में अपन को जानना होता है। अब देखिएगा यहां पे अपन एक बात और शुरू करते हैं। वो क्या शुरू करते दोस्तों? कि आपको ये ध्यान रखना कि इस पर्यटन विधि की एक खास बात क्या है। इस विधि की एक बढ़िया बात यह है, ये एक ऐसी विधि है जो अपने आप में विधि भी है। ये एक विधि है जो अपने आप में एक विधि भी है, अपने आप में एक विषय वस्तु भी है और अपने आप में एक सहायक सामग्री भी है। भाई विषय, जैसे मान लीजिए कुंभलगढ़, तो विषय वस्तु क्या है? कुंभलगढ़ लेकर के गए, बताओ सहायक सामग्री में क्या आ गया? कुंभलगढ़, है ना। शिक्षण विधि, भ्रमण विधि, यानी कि एक ऐसी विधि है जो तीनों चीजों को एक साथ में क्या कर देती है? आपके समाहित कर देती है। बाकी ऐसी कोई विधि आपको मिलेगी नहीं। बताओ ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षण विधि भी है, जो सहायक सामग्री भी है और जो अपने आप में विषय वस्तु भी है? तो उस विधि का नाम है आपके भ्रमण विधि। क्या याद रखोगे? भ्रमण विधि। तो ध्यान रखोगे इस विधि में एक इंपॉर्टेंट बात और क्या याद हो जाएगी? इस विधि के अंतर्गत या इस विधि में शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा विषय वस्तु तीनों समाहित होते हैं। तथा
विषय वस्तु तीनों एक में ही समाहित होते हैं, एक में ही समाहित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, समाहित होते हैं। बाकी ऐसी आपको कोई विधि नहीं मिलेगी जिसमें ये तीनों चीजें आपको क्या मिल जाए, एक साथ मिल जाए। ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल बात नहीं है ना। तो ये लाइन भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखनी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, वैसे तो ये प्रॉपर विधि है, लेकिन इस विधि का प्रयोग कभी कभी आपके भ्रमण विधि का प्रयोग कभी कभी प्रविधि के रूप में भी किया जाता है। प्रविधि उन विधियों को कहा जाता है जो शिक्षण विधियों की सहायता करती हैं, जो मूल विधियों की सहायता करती हैं, उनको कहा जाता है। जैसे शिक्षक कुंभलगढ़ लेकर के गया तो वो व्याख्यान विधि के द्वारा समझाएगा वहां पे, तो उसकी मूल विधि वहां पे व्याख्यान हो जाएगी, और जो कुंभलगढ़ दिख रहा है जो लेकर के गए वो पर्यटन विधि हो जाएगी। तो यहाँ पे पर्यटन विधि आपके प्रविधि का काम करेगी। तो ध्यान रखना, कभी कभी ये विधि प्रविधि की भूमिका भी निभाती है। क्या याद रखोगे, कभी कभी यह विधि प्रविधि की भूमिका निभाती है। किसकी भूमिका निभाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, प्रविधि की भूमिका निभाती है, भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि बताओ, आपको पूछ लिया जाए कि पर्यटन विधि या भ्रमण विधि का जनक किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना, पर्यटन विधि या भ्रमण विधि का जनक माना जाता है पेस्टालॉजी को। किसको माना जाता है मेरे दोस्तों, भ्रमण विधि या पर्यटन विधि के जो जनक है वो जनक किसको माना जाता है दोस्तों, इनके द्वारा। लेकिन एक ध्यान रखना, भ्रमण विधि का सबसे पहले विचार पेस्टालॉजी ने नहीं दिया था। भ्रमण विधि का सबसे पहले विचार देने वाले व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर रेन। क्या याद रखोगे कि जनक जो है वो तो है आपके पेस्टालॉजी, लेकिन आपको ये पूछ ले कि इस विधि का, पर्यटन विधि का सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो यहां पे आपके नोट डाल करके एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो दोस्तों, इस विधि का सर्वप्रथम विचार, इस विधि का सर्वप्रथम विचार, इस विधि का सर्वप्रथम विचार प्रोफेसर रेन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, प्रोफेसर रेन द्वारा दिया गया। दोनों में अंतर है, विचार किसने दिया और इसका जनक कौन है, दोनों चीजें क्या रखोगे दोस्तों, याद रखोगे। तो जनक तो पूछ ले तो किसको बता दोगे, पेस्टालॉजी को बता दोगे, और सबसे पहले विचार किसके द्वारा दिया गया तो आप किसका नाम याद रखोगे, प्रोफेसर रेन का नाम आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, R.N. टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, क्या कही थी, इन्होंने कहा था, भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है। भ्रमण करते हुए, यह परिभाषा दी थी कि भ्रमण करते हुए सीखना, भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है। भ्रमण करते हुए सीखना कौन सी विधि है, तो कौन सी विधि बताओगे, भ्रमण करते हुए सीखना एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। यह आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो भ्रमण करते हुए सीखना एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, है ना। देखो वापस मेन जानकारी कौन सी याद रखनी है, आपको यह ध्यान रखना है कि इस विधि में बालकों को उसी वातावरण में ले जाया जाता है जिस प्रकार की उनकी विषय वस्तु होती है। एक तो यह चीज याद रखना। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना, इस विधि में शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा विषय वस्तु तीनों का क्या किया जाता है, आपके समावेश किया जाता है। ये याद रखना, ध्यान रखना, इस विधि का प्रयोग कभी कभी प्रविधि के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, इस विधि का जनक किसको माना जाता है, तो विधि का जनक पेस्टालॉजी को माना जाता है। सबसे पहले इस विधि का विचार किसने दिया, तो सबसे पहले इस विधि का विचार दिया था प्रोफेसर रेन ने। और आपको यह पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा है, भ्रमण करते हुए सीखना क्या है मेरे दोस्तों, आपके मनोवैज्ञानिक विधि है। ऐसा कहा जाता है कि या तो व्यक्ति को भरपूर जीवन में किताबें पढ़ लेनी चाहिए, और यदि वो जीवन में भरपूर किताबें नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको जीवन में भरपूर घूम लेना चाहिए। दोनों से जो अनुभव
हमारे अंदर आते हैं, दोनों से जो अनुभूतियां हमारे अंदर एकत्रित होती है ना, उसका अन्य किसी चीज से कोई मुकाबला नहीं है। अनुभव सबसे ज्यादा या तो किताब पढ़ने से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां पे किताबों के अंदर लोगों के अनुभव ही होते हैं, हम सीधे अनुभव को ग्रहण करते हैं। घूमने से हमारे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये दो काम कहते हैं, या तो व्यक्ति को भरपूर पढ़ाओ, और यदि व्यक्ति भरपूर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको भरपूर घूम लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, घूमने में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है ना, और फिर घूमने के लिए भी जगह उस तरीके की देखनी पड़ती है। घूमने का मतलब आनंद नहीं होता है कि हम यहाँ पे कुछ सीख पाएंगे ना, उसके लिए ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति का आपको निर्माण करना पड़ता है, उस जगह पे जाना पड़ता है, उस जगह को जानना पड़ता है। घूमने दो तरीके के होते हैं, एक तो गए और कुंभलगढ़ देख करके आए, और एक गए और कुंभलगढ़ को जान करके आए। दोनों में बहुत अंतर है। एक तो होता है देखना, गए व रास्ते रास्ते ऊपर चलते गए, 4-5 फोटो खिंचवाए, आ गए, व्हाट्सएप पे डाल दिया, स्टेटस वगैरह हो गया। एक होता है गए और कुंभलगढ़ को पूरा जान करके आए कि ये क्या चीज थी और क्या नहीं थी। तो दोनों में बहुत अंतर है। जानने के लिए घूमना जो होता है ना, उसको सार्थक माना जाता है। बाकी तो क्या माना जाता है आपके निरर्थक। आप कल गोवा होकर के आ जाओ कि सर ने बोला था कि घूम करके बहुत ज्यादा सीखा जाता है, तो वहां जाकर के कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। तो परिस्थिति, विषय वस्तु के अनुसार आपको घूमना चाहिए। ये आपकी कौन सी विधि बताती है दोस्तों? भ्रमण विधि बताती है। अब देखिएगा, भ्रमण विधि के बारे में बात करें कि इस भ्रमण विधि की उपयोगिता क्या क्या है। इस विधि की उपयोगिता क्या क्या है? उपयोगिता, या उपयोगिता को अपन क्या कहते हैं, इस विधि के गुण क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है, उपयोगिता या गुण क्या क्या है। आपको ध्यान रखना, उपयोगिता या गुण के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान रखना कि एक तो सबसे पहले कि बालक करके सीखता है ना। इन चीजों के ऊपर अपन बात नहीं करेंगे, जो लाइनें मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से समझा रखी है। एक तो बालक यहां पे स्वयं करके सीखता है। बालक के जो अनुभव होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। और एक प्रत्यक्ष अनुभव यदि प्राप्त होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीखा गया ज्ञान क्या होता है मेरे दोस्तों? अस्थायी रहेगा। ये तीनों लाइनें हमेशा एक साथ चलती है। ज्ञान अस्थायी रहेगा। यदि किसी भी चीज को बालक स्वयं करके सीख रहा है ना, तो साफ अर्थ है कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और प्रत्यक्ष अनुभव होने का साफ मतलब क्या है मेरे दोस्तों? प्रत्यक्ष अनुभव होने का साफ मतलब है कि बालकों का जो ज्ञान होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? अस्थायी होगा। या बालकों का जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? हमेशा परमानेंट होगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अब ज्ञान अस्थायी हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी विधि हो गई? इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब आपको भी पता है कि यदि विधि मनोवैज्ञानिक है तो साफ अर्थ है कि यह विधि बाल केंद्रित होगी। बाल केंद्रित नहीं है तो इसको अपन मनोवैज्ञानिक भी नहीं मानेंगे, बाल केंद्रित विधि है। और विधि यदि बाल केंद्रित है तो इसका मतलब साफ अर्थ है कि बालक इस विधि में क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। बालक क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ये सारी चीजें आपके एक साथ चलती हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए मोटे मोटे गुण जो अपन जानते हैं। इसके अलावा कोई विशेष गुण क्या होते हैं तो उसकी बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखना, बालकों में प्रबंधन की भावना का विकास होता है। बालक मैनेजमेंट सीखते हैं, है ना। कौन सा विकास होता है भ्रमण विधि से? प्रबंधन की भावना का विकास होता है। प्रबंधन की भावना का विकास, भावना का विकास। प्रबंधन की भावना क्या होती है तो आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन की भावना का मतलब क्या होता है? बालक मैनेजमेंट करना सीखता है। हम कभी स्कूलों में थे, जब घूमने के लिए जाते थे तो सोचते थे ना, ये चीज लेते थे काम आएंगी, इतनी ड्रेस लेनी है, ये साबुन लेनी है, ये टेबलेट लेनी है, ये चीज लेनी है, कहाँ किसकी क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, वो सारे सामान अपन लेकर के चलते थे। प्रबंधन की भावना की हमें इन चीज की जरूरत पड़ेगी, टूथपेस्ट लेना है, ये लेना है, वगैरह वगैरह। ज्यादा विकास होता था। लड़कों में थोड़ी प्रबंधन की भावनाएं कम होती है, लड़कियों में प्रबंधन की भावनाएं ज्यादा होती है। लड़की अपने सारे सामान साथ लेकर के जाएगी, मतलब जो जो इनको जरूरत पड़ेगी वो सारे, जब भी घूमने के लिए जाएगी सब कुछ रहेगी। लड़के ऐसे नहीं करते हैं। लड़के केवल महत्वपूर्ण सामान लेकर के जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि उनको पता है कि वहां जाकर के अपन को टूथपेस्ट, ब्रश और पेस्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना। ब्रश भी चाहिएगा, उसके ऊपर पेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। लड़के पेस्ट नहीं लेते, केवल ब्रश ही लेते हैं। उनको पता है पेस्ट तो बहुत सारे लोग लेकर के आएंगे, हर किसी से मांग लेंगे, उसका वजन उठाने की कहां जरूरत है। तो इनका स्मार्ट प्रबंधन होता है। लड़कों का जो प्रबंधन होता है वो क्या होता है आपके? स्मार्ट। हाँ, अनुपयोगी सामग्री का वजन कभी अपने कंधों पर नहीं उठाते। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी विधियों से बालकों के अंदर इस प्रकार की भावना का क्या होता है मेरे दोस्तों? विकास होता है। नेतृत्व की भावना का विकास होता है, लीडरशिप आती है उनके अंदर। कौन सी भावना का विकास होता है दोस्तों? नेतृत्व की भावना का विकास होता है। भावना का विकास होता है।
नेतृत्व की भावना का क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। बालकों में लीडरशिप आती है क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी जाती है दोस्तों, ये भी आपको ये ध्यान रखना है ना। इस विधि में एक तो बालकों में राष्ट्र भावना का विकास होता है। राष्ट्र भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। राष्ट्र भावना का विकास, एक प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रकृति के प्रति क्या बढ़ता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, प्रकृति के प्रति क्या बढ़ता है, इनका प्रेम बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बालकों के यहां घूमने जाते हैं तो उनकी अवलोकन शक्ति का विकास क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। अवलोकन शक्ति का विकास, बालक हर एक चीज को देखता है तो उसका निरीक्षण क्या करेगा मेरे दोस्तों, अधिक करेगा। तो अवलोकन शक्ति का भी क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। एक बालक के अंदर जिज्ञासा जागृत होती है, वो नई नई चीज को देखता है तो और जानना चाहता है कि इसके बारे में और बताया जाए। जिज्ञासा जागृत होती है। जिज्ञासा क्या होती है मेरे दोस्तों, जागृत होती है। और एक चीज यहां पे और ध्यान रखना, जिज्ञासाओं के बाद में बालकों के अंदर तर्क चिंतन शक्तियों का भी विकास होता है। तर्क चिंतन शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। शक्तियों का विकास होता है। और एक आपको और ध्यान रखना है, अंतिम, ये आनंदमय विधि है, यहां पे कभी भी निष्क्रियता नहीं आती। आनंदमय विधि है, बालकों को भी मजा आता है, शिक्षक को भी मजा। आनंदमय विधि है ये। इसके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, एडवांटेज कहलाएंगे। भाई क्या कहलाएंगे, एडवांटेज कहलाएंगे। तो आपको पूछ ले कि बताओ पर्यटन विधि के गुण क्या क्या होते हैं, तो पर्यटन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, सक्रिय विधि है ना। इसके अंतर्गत आनंदमय विधि है, तर्क चिंतन शक्तियों का विकास होता है, अवलोकन शक्तियों का विकास होता है, इसके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है ना। इसके बाद में आपके प्रबंधन की भावना का विकास होता है। ये सारे इसके क्या माने जाएंगे, आपके गुण माने जाएंगे, है ना। वैसे ये विधि सभी लोगों को पसंद आती है, ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे जिनको ये विधि अच्छी नहीं लगती हो। प्रत्येक व्यक्तियों को ये विधि क्या लगती है, आपके बढ़िया लगती है। लेकिन जिस विधि के गुण होते हैं उसके दोष भी होते हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि जिसके अंदर खूबी होती है उसके अंदर क्या होती है, आपके कमी भी होती है। समय समय पर दोनों दिखती है ना। समय समय पर क्या दिखती है, आपके दोनों नजर आती है। मैंने कल आपको कहा भी था ना, कल एक लाइन भी सुनाई थी आपको, अगर याद हो तो मैंने कि छोड़ते वक्त हजारों कमियां गिनाई थी उसने मेरी, जाने मिलते वक्त उसने कौन सी खूबी देखी थी, है ना। तो पहली बार में तो आपको सारी खूबी नजर आती है, फिर उसके बाद में जो नजर आते हैं वो क्या नजर आते हैं, आपकी कमियां। अब देखो इस विधि की प्रमुख कमियां क्या क्या हैं, इसके दोष क्या क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं, या इसके अपन क्या कह सकते हैं, अपन दोष क्या क्या है। देखिएगा, सबसे पहला दोस्त तो एक सिंपल सा बात है भाई, देखो इसमें समय और धन दोनों अधिक लगते हैं। समय और धन दोनों क्या लगते हैं, आपके अधिक लगते हैं। भाई घूमने लेकर के जा रहे हैं तो घूमने के पैसे भी तो लगेंगे, लगते हैं, है ना। घूमने के पैसे खर्च होते हैं, समय जो है वो क्या लगता है, आपके अतिरिक्त लगता है, टाइम जो है इसके अंदर क्या लगता है, आपके ज्यादा लगता है। तो इसके अंदर समय भी अधिक लगता है और पैसे का जो खर्च है वो भी क्या होता है दोस्तों, आपके अधिक होता है। दूसरा, इस विधि में दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है या दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। दुर्घटना की संभावना क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होती है, अधिक होती है। बालकों को लेकर के गए घूमने के लिए, कोई फिसल गया, कोई गिर गया, किसी के कुछ हो गया, बड़ी रिस्की है। देखो जिन लोगों को यह लगता है ना कि शिक्षक की नौकरी बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, कुर्सी पे बैठा रहना है, क्या करना है, सैलरी आ जाएगी, तो कभी गौर से देखो, कभी ध्यान से देखो और कभी एक अच्छे अवधान से देखो तो आपको पता चलेगा एक बड़ी मुसीबतों और जिम्मेदारी से भरी हुई नौकरी है ये। आप कभी कभी ऐसी कल्पनाएं करो, जिनको ये लगता है ना सरल नौकरी है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई प्राइमरी का शिक्षक किसी बालकों को घुमाने के लिए लेकर के गया, क्या ना किसी गार्डन में झूले पर झूम रहा है, झूला झूलते झूलते मान लीजिए एक बच्चा गिर गया और उसकी मौत हो गई। बताओ वो शिक्षक उसको लेकर घर कैसे आएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि 50 बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और जैसा लेकर के जा रहा है वैसा का वैसा उनको क्या करना है, वापस लेकर के आना है।
दुर्घटनाएं हो जाती है, कभी कभी भारी भारी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं जब घटती है ना तो बड़ी भारी जो है दुविधाएं आ जाती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि शिक्षक की नौकरी कभी भी क्या नहीं होती है, आसान नहीं होती है। तो इसीलिए लोग, हम कहते हैं यार सरकारी स्कूल के लोग घूमने नहीं लेकर के जाते। टीचर ऐसे काम करने से बचते हैं क्योंकि उनको पता है कि रिस्की है। बच्चे उस वक्त नहीं समझते, आप जब शिक्षक बनोगे तब समझोगे, है ना। हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो परिस्थिति में जाकर के समझते हैं, पहले समझ में नहीं आती है क्योंकि उनको पता है रिस्क है। बस में लेकर के जा रहे हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हो जाए क्या पता नहीं, कोई भरोसा थोड़ी रहता है। इसीलिए इस पर्यटन विधि का प्रयोग सरकारी स्कूल वाले लोग करते, घूमने लेकर के जाए तो सुबह लेकर के जाते हैं और शाम को वापस लेकर के आ जाते हैं। ये फालतू रिस्क लेने ही नहीं चाहते। ये शहरों के अंदर चौंचले है ना, 5 दिन का टूर जा रहा है, 7 दिन का टूर जा रहा है, 12 दिन का टूर जा रहा है, 15 दिन का टूर जा रहा है, तो उनके अंदर होता है और उनकी फैसिलिटी भी ज्यादा होती है। अब शहरी वाले बच्चे पैसे भी दे देते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले लेकर के जाते हैं तो उनके पास में टीचर्स ज्यादा होते हैं। 100 बच्चों को हैंडल करने के लिए मान लीजिए 10 टीचर है, एक बच्चे के एक के पास में 10 ही आ रहे। इधर सरकारी स्कूल में तो बेचारा 50-60 बच्चे और उधर टीचर एक, 60 बच्चों को एक टीचर संभाले और एक 10 बच्चों को एक टीचर संभाले। 10 को संभाल सकता है, 60 को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर दुर्घटना की संभावना क्या बनी रहती है दोस्तों, अधिक। एक आपको ध्यान रखना है, मनोरंजन की भावना के कारण, मनोरंजन की भावना के कारण शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, बालकों को जब घूमने के लिए लेकर के जाते हैं ना तो वहां पे अपन लिखते हैं ये शैक्षिक भ्रमण है, यानी कि हम वहां पे बच्चों को ज्ञान देने के लिए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान कोई लेते ही नहीं वहां पे, है ना। बच्चों को घुमाने, जैसे बच्चों को मान लीजिए हमारे यहाँ पास में परशुराम महादेव पड़ता है, वहां घुमाने के लिए लेकर के गए, तो वहां जब लेकर के गए तो बच्चों को ये कहे कि देखो इस पेड़ में ये होता है, इसमें ये, बच्चे सुनेंगे नहीं। गुरुजी आज तो रुको, रोज पढ़ाते हो। उनको कौन समझाए कि शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर के आए तो पढ़ाना तो पड़ेगा, काम भी तो यही है। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं आज रहने दो, आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो मस्ती करेंगे। मनोरंजन की भावना होती है। आप कोशिश कर लो, मान लीजिए कोई शिक्षक उनको लेकर के चला गया यहाँ पे परशुराम जी के, वहां पे बंदर बहुत है, लोग बंदरों को यूं खाना वाना खिलाते हैं, बंदर सामान भी झपट लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आप बच्चों को वहां पे लेकर के गए, आपके साथ में कोई मैडम भी है, वो भी आ रहे, आप बच्चों को भरपूर ज्ञान दे रहे हो, इसमें ये होता है, यहाँ पे ये होता है, ये पेड़ ये काम आता है, ये होता है, ये इस प्रकार में हुआ था, ये रास्ता ऐसे बना था, ये परशुराम जी का इतिहास से बच्चों को भरपूर ज्ञान दे रहे हो, बच्चे सुन भी रहे। इतने में एक बंदर आता है और बहन जी जो मैडम साथ में, उनका पर्स झपट करके ले जाता है। सारे बच्चे हंसते है ना, मैडम जो है थोड़े से घबरा से जाते हैं, बच्चे उनके ऊपर हंसते और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ उस बंदर से वापस बैग लेकर के आते और मैडम को दे देते हैं। अब बच्चे घूम फिर करके शाम को घर गए, घर वाले पूछेंगे कि आपका टूर कैसा रहा या वहां पे क्या देखा, तो बच्चे ये नहीं बताएंगे कि आपने कितना ज्ञान दिया, वो पहले वो स्टोरी बताएंगे कि मैडम का पर्स लेकर के ना बंदर भाग गए थे। इसके पीछे कारण है कि जब घूमने जाते हैं तो दिमाग में मनोरंजन चलता रहता है, तो वहां पे शिक्षण उद्देश्य क्या हो जाता है, अपना विलुप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मनोरंजन की भावना के कारण जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे विलुप्त हो जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। दूसरा, इस विधि से कभी भी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता, पढ़ाई बहुत बाधित होती है। पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता। दूसरा आपको ध्यान रखना है, शिक्षण प्रक्रिया बाधित रहती है। शिक्षण प्रक्रिया बाधित, जैसे ज्योग्राफी वाला टीचर बच्चों को लेकर के चला गया, 2 घंटे तक आया ही नहीं, अब गणित वाले क्या करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है मेरे दोस्तों, बाधित होती है। एक आपको ये ध्यान रखना, आर्थिक रूप से अक्षम बालकों के लिए ये विधि उपयोगी है ही नहीं, वो घूमने के लिए पैसे कहां से भरेंगे बार बार। आर्थिक रूप से अक्षम बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। आर्थिक रूप से अक्षम बालकों के लिए, आर्थिक रूप से अक्षम बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इन बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसी वजह से आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। ये आपके इसके क्या कहलाएंगे, दोष कहलाएंगे। तो ये आपके एक बड़ी छोटी सी विधि है जिसको अपन भ्रमण विधि या पर्यटन विधि के नाम से जानते हैं। देखिएगा,
भ्रमण विधि के अंतर्गत इस विधि में बालक को उसी वातावरण में ले जाया जाता है जो विषय वस्तु पढ़नी होती है। ध्यान रखना, इस विधि में शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और आपके विषय वस्तु तीनों समाहित होते हैं। कभी कभी इस विधि को प्रविधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक आपको ध्यान रखना, इसके जनक पेस्टालॉजी माने जाते हैं, लेकिन इसका विचार सबसे पहले प्रोफेसर रे ने दिया था। आर.एन. टैगोर के अनुसार भ्रमण करते हुए सीखना एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। उपयोगिता की बात करें दोस्तों तो ये करके सीखने पर बल देती है। प्रत्यक्ष अनुभव जो है इससे प्राप्त होते हैं। सीखा गया ज्ञान अस्थायी रहता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक लगभग आपके सक्रिय रहते हैं। प्रबंधन की भावना का विकास होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, राष्ट्र भावना का विकास होता है, प्रकृति प्रेम बढ़ता है, अवलोकन की शक्ति का विकास होता है, जिज्ञासाएं जागृत होती है, तर्क चिंतन शक्तियों का विकास होता है और बड़ी आनंदमय विधि भी इसको कहा जाता है। एक आपको ध्यान रखना, समय और धन दोनों इसमें अधिक लगते हैं। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मनोरंजन की भावना के कारण शिक्षण उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाते या फिर शिक्षा न्यून रहती है। पाठ्यक्रम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, यह शिक्षण प्रक्रिया बाधित होती है। और आपको यह ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बालक हैं उनके लिए यह विधि उपयोगी नहीं मानी जाएगी। ये आपके कौन सी विधि हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो ये आपके एक सरल सी विधि जिसको मैंने आपको पूरा करवाया, उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? भ्रमण विधि। चलिएगा एक विधि और पढ़ते। बढ़िया सरल सी विधि है और बड़ी अच्छी विधि है। एक विधि पढ़ते हैं मेरे दोस्तों जिसका नाम है आपके प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, विधि का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, विधि का नाम है आपके प्रश्नोत्तर विधि। इसको आपके प्राचीन विधि भी कहते हैं, प्राचीन विधि भी कहते हैं। देखो, इस विधि के जनक के रूप में एक झगड़ा चलता है। और जनक के रूप में क्या झगड़ा चलता है मेरे दोस्तों? कि जनक के रूप में यह झगड़ा चलता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि इसका जनक कौन है मेरे दोस्तों? सुकरात। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका जनक जो है वो कौन है? आपके प्लेटो। भाई कुछ लोग तो इसका जनक किसको मानते हैं? आपके सुकरात को। और कुछ लोग इसको जनक किसको मानते हैं? प्लेटो को। मैं आपको यह कहूंगा कि आपको जनक जो मानना है वो किसको मानना है? पहली प्राथमिकता आपको सुकरात को देनी है। दूसरे नंबर पर आपको प्लेटो को लेना है। सुकरात को क्यों देना है? क्योंकि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि सुकराती विधि का मतलब यह विधि सुकरात के द्वारा दी गई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाम दोनों आते, सुकरात और प्लेटो। हालांकि ऐसे प्रश्न कभी आएंगे नहीं कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, लेकिन फिर भी भविष्य में यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आता है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है और आपके सामने दो नाम आ जाए, सुकरात और प्लेटो, तो बिल्कुल द्वंद्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट के चौथे हिस्से में बिना सोचे सुकरात को सही करना है। यदि ऑप्शन में सुकरात नहीं है तो फिर किसको सही करना है? आपको प्लेटो को सही करना है। ये एक द्वंद्व चलता है, तो मैंने पहले ही आपके क्लियर कर दिया था। तो हमारे लिए तो पहले नंबर पर कौन रहेगा? सुकरात। सुकरात नहीं होगा तो अपन किसको सही करेंगे? प्लेटो को सही करेंगे। तो ये आप इन दोनों के नाम याद रखना मेरे दोस्तों कि ये हुआ था आपके प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों? इस विधि के अंतर्गत आपके प्रश्नों के माध्यम से जो है बालकों से शिक्षण कराया जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत केवल प्रश्नों के माध्यम से ही आपके विचार आदान प्रदान होते हैं। और आप भी जानते हो केवल प्रश्नों के माध्यम से कभी शिक्षण नहीं कराया जा सकता। केवल प्रश्नों के माध्यम से कभी भी शिक्षण नहीं कराया जा सकता। विचार जाना जा सकता है, बालक जहां पे अटक जाए उसको यह बताया जा सकता है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से कभी भी शिक्षण नहीं कराया जा सकता। इसीलिए मेरे दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पे लिखवा रहा हूं, महत्वपूर्ण लाइन आपको मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि होती है, हमेशा प्रविधि रहेगी। ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि रहेगी। ध्यान रखना, इस विधि का प्रयोग विधि के रूप में कभी नहीं होता, यह हमेशा प्रविधि रहेगी। प्रविधि का मतलब
ऐसी विधि जो मूल विधि की सहायता करें, ऐसी विधि को अपन प्रविधि कहते हैं। तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हमेशा दूसरी विधियों की मदद ही करती है। जैसे व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लिया, आगे प्रश्नोत्तर विधि, तो इसने सपोर्ट किया केवल। तो जो सपोर्ट करती है उसको अपन प्रविधि मानते, मूल विधि नहीं मानते। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए मेरा दोस्तों कि प्रश्नोत्तर विधि हमेशा जो है वो कौन सी रहेगी, आपके प्रविधि रहेगी। ध्यान रखना, आपके आगे जाकर के मैं आपको एक उपागम पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है, आपके अभिक्रमित अनुदेशन उपागम। भाई क्या नाम है आपके, अपन आगे पढ़ेंगे आगे जाकर के, अभिक्रमित अनुदेशन उपागम। उपागम इसी प्रणाली पर आधारित है, इसी प्रणाली पर आधारित है। ध्यान रखना यहां पे दो चीजें, स्किनर के सिद्धांत से भी जो है आपके अभिक्रमित अनुदेशन को जन्म माना जाता है, क्योंकि पुनर्बलन वाला सिस्टम है, लेकिन वहां पे प्रक्रिया पूरी प्रश्नों से चलती है, तो ये कहते हैं कि इस पर भी आधारित है। तो ध्यान रखना, दोनों चीजें यहाँ पे क्या मानी जाएगी, आपके सही मानी जाएगी, दोनों चीजें यहाँ पे आपके राइट मानी जाएगी। तो आपको ये दो चीजें मैंने आपको बता दी कि प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि रहेगी, और अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के उपागम जो है वो आपके इसी प्रणाली के आधार पर क्या है मेरे दोस्तों, बनाया गया है। दोस्तों ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था कौलर। भाई एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था, कौलर, कोहलर नहीं, कौलर। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था कौलर। कौलर, ये कौलर ने कहा है कि शिक्षण में सर्वाधिक प्रश्नों का प्रयोग होना चाहिए, या शिक्षण सर्वाधिक प्रश्नों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। शिक्षण सर्वाधिक किसके माध्यम से कराया जाना चाहिए, तो सर्वाधिक प्रश्नों के माध्यम से कराया जाए, प्रश्नों के माध्यम से कराया जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या कहा था इन्होंने कि शिक्षण जो है वो सर्वाधिक किसके माध्यम से होना चाहिए, तो शिक्षण जो है वो सर्वाधिक किसके माध्यम से होना चाहिए, आपके प्रश्नों के माध्यम से होना चाहिए। ये बात आपके किसने बताई थी, तो ये ध्यान रखना, ये बात बताने वाला जो विद्वान था उसका नाम था कौलर। कि क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण करवाने का बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बालकों की जिज्ञासाएं स्पष्ट रूप से क्या होती है दोस्तों, नजर आती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक विद्वान और हुआ था जिसका नाम था पारकर। पारकर, ये दोनों परिभाषाएं इसकी याद रखना। एक विद्वान हुआ था जिसने क्या किया था, आपके पारकर। ये कहता है कि प्रश्न जो होता है वो आपके आदतों और कौशल से ऊपर उठ करके समस्त क्रियाओं की कुंजी है, कि जो कुछ भी गतिविधियां होती है वो प्रश्न पर आकर के अटकती है। प्रश्न से ही पता चलता है कि आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था मेरे दोस्तों, आदत। तो इन्होंने क्या पारकर क्या कहा था, प्रश्न आदतों व कौशल से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है, समस्त क्रिया की कुंजी है, समस्त क्रियाओं की कुंजी है। यह बात किसने कही थी, तो ध्यान रखना, यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन था, समस्त क्रियाओं की कुंजी है। तो यह बात कहने वाला विद्वान जो था उसका क्या नाम था, आपके पारकर। बताओ कितनी बातें हमने यहां पे सीख ली, 3-4 बातें अभी तक हमारे सामने आ गई। क्या क्या याद रखोगे, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, जनक के रूप में जो इसका नाम आ रहा है वो मैंने आपको 2 नाम लिखवाए, सुकरात भी लिखाया और प्लेटो भी लिखाया। मैंने पहले ही कहा कि प्राथमिकता सुकरात को देनी है, यदि विकल्प में सुकरात का ऑप्शन नहीं है तो दूसरे नंबर पर अपन को प्लेटो को सही करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि को हमेशा अपन किस रूप में लिखेंगे, प्रविधि के रूप में जाना जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन उपागम का प्रणाली का जो निर्माण हुआ था इसमें इसी प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहारा लिया गया था, आपको ध्यान रखना है। कौलर ने क्या कहा, शिक्षण सर्वाधिक प्रश्नों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। पारकर ने क्या कहा था, प्रश्न आदतों और कौशलों से ऊपर उठ करके समस्त क्रियाओं की क्या है, आपके कुंजी है। यह कथन आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सोपान की। बात करें प्रश्नोत्तर विधि के सोपान कितने होते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के सोपान।
प्रश्नोत्तर विधि के सोपान, सोपान को ही हम क्या कहते हैं? चरण, चरण को ही हम क्या कहते हैं? पद। सोपान हो, चरण हो या पद हो, ये सब आपके क्या माने जाएंगे मेरे दोस्तों? एक ही माने जाएंगे। सोपान, चरण और क्या माने जाएंगे? आपके पद। इन सबको अपन जो कहेंगे वो क्या कहेंगे? आपके एक ही माने जाएंगे। इसके अंतर्गत कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रखनी है। चलिएगा, तीन प्रकार के सोपान आपके बताए गए। भी कितने सोपान बताए गए? 3 सोपान। सबसे पहला सोपान जो आपके बताए गए, तो प्रश्नोत्तर है तो सबसे पहले परीक्षा ही ली जाएगी, तो इसका मतलब पहला सोपान जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके परीक्षण। पहला सोपान कौन सा हो जाएगा? पहला सोपान आपके प्रश्नोत्तर विधि का बताया गया है वो है आपके परीक्षण। दूसरा सोपान आपके बताया गया है वो है निरीक्षण। प्रश्न पूछो, निरीक्षण दो, और उस प्रश्न के माध्यम से बच्चा कहीं अटक जाता है तो उसके आगे की पूरी बात बता करके बालकों को अनुभव दे दो, उनको अपना एक्सपीरियंस दे दो। तो 3 चीजें यहां पे चलती है, परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव। परीक्षण में क्या करेंगे अपन? तो परीक्षण में अपन प्रश्नों को पूछेंगे। निरीक्षण में क्या करेंगे? जो प्रश्नों का उत्तर देगा शिक्षक उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, ध्यान से देखेगा। और अनुभव में क्या होगा कि यदि बच्चे को कोई चीज नहीं पता है तो शिक्षक क्या करेगा? उस चीज को बता देगा और बच्चों को अपना अनुभूतियां जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि के केवल और केवल कितने सोपान माने जाते हैं? 3 सोपान माने जाते हैं, परीक्षण, निरीक्षण और क्या माने जाते हैं? आपके अनुभव। परीक्षण, निरीक्षण और क्या माने जाएंगे? आपके अनुभव। चलिएगा, अब यहां पे अपन एक चीज को और नहीं पढ़ते हैं, गुण और दोष को अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के गुण क्या होने चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि में पूछे जाने वाले प्रश्नों के गुण, प्रश्न कैसे पूछे जाने चाहिए, प्रश्नों के गुण। सबसे पहला गुण, प्रश्न हमेशा तार्किक होने चाहिए। प्रश्न क्या होने चाहिए? आपके तर्कपूर्ण होने चाहिए। पहला गुण कौन सा आ जाएगा? आपके तर्कपूर्णता, कि प्रत्येक जो आपके प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो प्रश्न तार्किक होने चाहिए, हवा हवाई प्रश्न नहीं होने चाहिए। उन प्रश्नों का कोई न कोई लॉजिक होना चाहिए, उन प्रश्नों का कोई न कोई आपके मीनिंग होना चाहिए, तब तो उस प्रश्न की क्या मानी जाएगी? आपके सार्थकता मानी जाएगी, बाकी उस प्रश्न की सार्थकता नहीं मानी जा सकती। तो पहला गुण है कि तर्कपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्यों? क्या होनी चाहिए? आपके क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या हो गया कि पहले कौन सा प्रश्न पूछेंगे, बाद में कौन सा प्रश्न पूछेंगे, तो उनका कंटेंट रिलेटिव हो पाएगा आपस में। यदि हमें यही नहीं पता है कि पहले क्या पूछना है बाद में क्या पूछना है, तो हम उसको आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न एक तो हमारे तार्किक होने चाहिए, दूसरा हमारा प्रश्नों का जो क्रम है वो निश्चित होना चाहिए। क्रम कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? आपके बदला हुआ नहीं होना चाहिए। तो प्रश्नों के अंदर क्या पाई जानी चाहिए? तो क्या याद रखोगे? प्रश्नों के अंदर क्रमबद्धता पाई जानी चाहिए। एक आपको ध्यान रखना, प्रश्नों के पद हमेशा लघु होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई 5-5, 8-8 लाइन का एक प्रश्न है, बच्चा उस प्रश्न को समझने में ही पूरा का पूरा, है ना, जैसे अपने मनोविज्ञान में आते हैं 5 लाइन का प्रश्न, बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आता है, क्या लिखा है, उत्तर कहां से देगा। तो ये ध्यान रखना, यहां पे ये चीज नहीं है। यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि पद क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपके बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। एक गुण आता है जिसका नाम है सरलता। सरलता का मतलब क्या है? प्रश्न की भाषा एकदम इतनी सरल होनी चाहिए कि बच्चा जिस स्तर का है वो उस स्तर में उस भाषा को समझ ले। आप एक 5वीं क्लास के बच्चों को यदि प्रश्न पूछ रहे हो, एक 12वीं क्लास के बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हो, दोनों की भाषाओं में बहुत अंतर होता है। 12वीं क्लास के बालकों के लिए जो भाषा बनाओगे वो भाषा 5वीं क्लास के बच्चों को कभी समझ में नहीं है। तो आप जिस स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हो या जिस स्तर के बालकों को तैयारी करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? भाषा होनी चाहिए। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना। एक आती है दोस्तों स्तरानुकूलता। प्रश्न हमेशा बालकों के स्तर के अनुकूल पूछे जाएं, वो किस लेवल का बच्चा है उस लेवल का पूछा जाए, है ना, ये ध्यान रखना। एक आती है स्वस्थता। स्वस्थता का मतलब यहां से स्पष्टता से भी होता है कि प्रश्न जो होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए मेरे दोस्तों? स्पष्ट होने चाहिए। ये आपको क्या दोस्तों ध्यान रखना। और 2 यहां पे और आती है, एक आता है उद्देश्य क्रम और एक क्रियाशीलता। प्रश्न हमेशा कैसे होने चाहिए?
तो ध्यान रखना प्रश्न हमेशा उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए भाई। कैसे होने चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। और ध्यान रखना प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे कक्षा के अंदर क्रियाशीलता बढ़े, एक्टिविटी बढ़े। ये आपके प्रश्नों के गुण कहलाते हैं भाई। तर्कपूर्णता, क्रमबद्धता, लघुपद, सरलता, है ना, उसके बाद में अस्त्रानुकूलता, स्वस्थता, उद्देश्यपूर्णता और क्रियाशीलता। ना, ये आपको प्रश्नों के क्या रखने हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे उत्तर के भी गुण होते हैं, लेकिन उत्तर के गुण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उत्तर के गुण ऐसे होते हैं, सही खड़े होकर के उत्तर देना चाहिए, पहले प्रश्नों को ध्यान से सुनना चाहिए, उत्तर देते वक्त हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी बातें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कोई खास डाटा नहीं है, वो अपन समझ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नियम बहुत एक एक शब्द के जो थे वो नियम थे, तो यहाँ आपको समझना क्या था, थोड़ा सा जरूरी था। तो ये आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्नोत्तर विधि में जो प्रश्न होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपके माने जाएंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है किस किस प्रश्न को जोड़ा गया है या कौन कौन से प्रश्न अपन ऐड करते हैं। तो इसकी विधि के अंतर्गत देखो, एक तो होते प्रश्नों के प्रकार, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों के प्रकार। इस विधि में एक तो पूछे जा सकते हैं रचना आधारित प्रश्न, रचना आधारित प्रश्न। एक होते आपके प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। एक होते आपके अवबोधात्मक या बोधात्मक प्रश्न, ये सारे आपने पाठ्य योजना में बनाए, बोधात्मक प्रश्न। एक होते आपके विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न। ध्यान रखना है ना कि आपके प्रश्नों के प्रकार पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में एक आते हैं आपके समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न। एक आते हैं आपके तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न। एक आते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। ये सब आपके इस प्रकार के प्रश्नों को यहां पे इनकी डिटेल्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रचना आधारित प्रश्न जो आपके लघुत्रात्मक, निबंधात्मक वगैरह होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न जो आप पूर्व ज्ञान जानने के लिए करते हो, बोधात्मक प्रश्न जब पढ़ाते हो तो बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तब करते हो, विकासात्मक प्रश्न पाठ को विस्तार करने के लिए करते हो, समस्यात्मक प्रश्न जो प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है जहां पे बच्चों को रुकना होता है ना, तुलनात्मक प्रश्न पहले वाला कंटेंट ये वाला कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके लिए अपन प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ को रिपीटेशन कराने के लिए करते हैं, जैसे गृह कार्य अपने आप में एक पुनरावृत्ति प्रश्न है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। पाठ्य योजना में भी हम इसका क्या करते हैं, आपके प्रयोग करते हैं, इस चीज का भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों इनकी गुण, इस विधि के गुण क्या क्या है, इस विधि के गुण, एडवांटेज क्या क्या है, प्रश्नोत्तर विधि के गुण। देखो, एक तो ध्यान रखना है ज्ञान में नवीनता आती है। प्रश्नोत्तर विधि का पहला गुण क्या है, ज्ञान में क्या आती है मेरे दोस्तों, नवीनता आती है। नवीनता आने का मतलब क्या है कि हम प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी नई नई चीजों को क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं, बहुत सारी नई नई चीजों को हम क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से बालकों में नवीनता आती है। एक, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब आपको ऐसे समस्यात्मक प्रश्न पूछते हो, बताओ ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं कभी कभी पढ़ाते हुए आपको साइकोलॉजी का ये नहीं कहता हूं कभी कभी कि बताओ लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग अलग क्यों होते हैं। अब आपको उत्तर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिज्ञासा जाग गई है कि हाँ मुझे जानना है कि ये अलग अलग क्यों होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, प्रश्नों से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचियों का विकास होता है, बालक को इंटरेस्ट भी आता है ऐसी चीजों में, रुचियों का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा नया सुनता है तो बालक उसकी खोज में निकल जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस विधि के द्वारा बालकों में अभिरुचि या फिर क्या कह सकते हैं अपन, रुचियों का भी क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है,
प्रश्नों से हमेशा पाठ का विस्तार होता है। यदि आप केवल पाठ पढ़ा रहे हो और बीच में अगर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना, तो पाठ कभी विस्तृत नहीं हो पाता। पाठ बड़े स्तर पर तभी जाएगा, पाठ का विस्तार तभी होगा जब आप उसके अंदर प्रश्न पूछोगे। तो ये ध्यान रखना, प्रश्नों के माध्यम से हमेशा पाठ का विस्तार होता है, ये ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? पाठ का विस्तार होता है। पाठ का क्या होता है? तो क्या याद रखोगे? पाठ का विस्तार होता है। किसके द्वारा होता है? आपके प्रश्नों के द्वारा। बालकों को जब प्रश्न पूछते हो तो बालक सोचते भी हैं, तो चिंतन और विचार शक्तियों का भी क्या होता है? विकास होता है। चिंतन और विचार शक्तियों का क्या होता है? तो चिंतन और विचार शक्तियों का भी क्या होता है मेरे दोस्तों? विकास होता है। यह भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि चिंतन शक्तियों का और विचार शक्तियों का भी क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों की एक खास बात है, नए ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे अपन प्रस्तावना करते तो बालक का पूर्व ज्ञान होता है, फिर अपन नई चीज बताते तो बालक पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि की खास बात या इंपॉर्टेंट गुण में से एक है कि नवीन विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करती है। क्या? नवीन या नई? नवीन विषय वस्तु के साथ, नवीन विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करती है। संबंध स्थापित करती है। यह आपको क्या रखना है? इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जिसके गुण, मैंने पहले ही कहा कि जिसके गुण होते हैं उसके क्या होते हैं? आपके दोष भी होते। तो यदि इस विधि के इतने इतने अच्छे एडवांटेज हैं तो इसका मतलब इसके कोई न कोई क्या होंगे? आपके डिसएडवांटेज भी होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना, पहला, पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से पूर्ण नहीं हो पाता। पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से पूर्ण नहीं हो पाता। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, समय क्या लगता है इसमें? समय हमें अधिक लगता है। समय भी इसमें क्या लगेगा? आपके अधिक लगता है। ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ऐसे बालक जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं उनके लिए तो ये विधि उपयोगी नहीं है। शर्मीले स्वभाव के बालकों के लिए, स्वभाव के बालकों के लिए अनुपयोगी। वो बोलते ही नहीं है कुछ, बालकों के लिए अनुपयोगी। अनुपयोगी या ऐसे बालकों के लिए विधि ये उपयोगी आपके नहीं मानी जाएगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना। क्रमबद्ध रूप से क्या नहीं हो सकता है? आपके पाठ्यक्रम भी क्या नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों? पूरा नहीं हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि कौन सी है मेरे दोस्तों? अमनोवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। या इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परंपरागत या प्राचीन विधि है। परंपरागत या फिर कौन सी विधि है आपके? तो ध्यान रखना, या आपकी प्राचीन विधि है। इसी के साथ आपके प्रश्नोत्तर विधि भी क्या होती है? यहाँ पे समाप्त। आइए एक बार अपन इसका बढ़िया सा रिवीजन कर देते हैं। बहुत लंबी चली ये विधि, देखिएगा। मैंने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर विधि को प्राचीन विधि या सुकराती विधि भी कहते हैं। जनक के नाम में यदि आप याद रखना चाहो तो पहले सुकरात का रखना, यदि विकल्प में सुकरात न हो तो आप प्लेटो को सही कर देना। प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि होती है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन उपागम इसी प्रणाली पर बना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, काउलर ने कहा था कि शिक्षण सर्वाधिक प्रश्नों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है, पारकर प्रश्न आदतों व कौशलों से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। फिर आपको ध्यान रखना है, सोपान, चरण या पद। ब्लर कैसे हो गया? हाँ, है ना। फिर आपको याद रखना है सोपान, पद या चरण। तो परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव, तीन इनके क्या कहलाते हैं? आपके सोपान कहलाते हैं। प्रश्नों के गुण याद रखना है, तर्कपूर्णता, क्रमबद्धता, लघुपद, सरलता, अस्तर अनुकूलता, स्वस्थता, उद्देश्यपूर्ण और क्रियाशीलता। प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं इस विधि में? तो रचना आधारित, प्रस्तावना आधारित, बोधात्मक, विकासात्मक, समस्यात्मक, तुलनात्मक और पुनरावृत्ति। गुण की बात करें तो इसके अंदर ज्ञान में नवीनताएं आती हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचियों का विकास होता है
है ना, पाठ का विस्तार होता है, चिंतन शक्तियों विचार शक्तियों का विकास होता है और नवीन विषय वस्तु के साथ संबंध जोड़ने में उपयोगी है ना। दोष की बात करें तो ध्यान रखना, पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से पूर्ण नहीं हो पाता, समय अधिक लगता है, शर्मीले स्वभाव के बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं है और ये इसको अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इससे जस्ट पहले अपन ने विधि पढ़ी थी, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं, पर्यटन या भ्रमण विधि। मैंने आपको यह बताया था इस विधि के बारे में कि इस विधि में बालक को उसी वातावरण में ले जाकर पढ़ाया जाता है जिस प्रकार की विषय वस्तु हो। इस विधि में शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और आपके विषय वस्तु तीनों समाहित होते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग प्रविधि के रूप में होता है। जनक इनके पेस्टालोटी और इनका पहले विचार जो दिया था वो प्रोफेसर रे ने दिया था। भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है, ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये विधि आपके करके सीखने पर बल देती है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, ज्ञान अस्थायी रहेगा। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है, बालक इसमें सक्रिय रहते हैं, प्रबंधन की भावना का विकास होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, राष्ट्र भावना का विकास होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है, अवलोकन शक्तियों का विकास होता है, जिज्ञासाएं जागृत होती है, तर्क चिंतन शक्ति बढ़ती है और आनंदमय विधि है। डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों तो समय और धन दोनों अधिक लगते हैं, दुर्घटना की संभावना इसमें बनी रहती है, मनोरंजन की भावना के कारण शिक्षण यहाँ पे न्यून रहता है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता और शिक्षण प्रक्रिया बाधित होती है और आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए इसको उपयोगी नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ अपन ने दो विधियां आज की क्लास में कंप्लीट की, एक पर्यटन विधि और एक कौन सी कंप्लीट की अपन ने? प्रश्नोत्तर विधि। और मुझे पता है समझ में तो आपको आ ही गया होगा, इसका तो कोई चांस है ही नहीं और आपको ही पता है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट प्रतिक्रियाएं देनी है, क्योंकि दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, है ना। मुझे न लाइक का शौक है, न सब्सक्राइब का शौक है, न मैं आपको कभी शेयर करने के लिए कहता हूं, न कभी कोई एडवर्टाइजमेंट करता हूं इस चीज के लिए। आपको ही पता है बड़ा नीट एंड क्लीन मामला है। भले अगर मैं भी इस तरीके से आपको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर ऐसा बोलने लग जाऊं ना तो आप ये मान करके चलो कि कब कहीं मेरा चैनल लाख पार हुआ होता। मैं बच्चों से ऐसी आशाएं नहीं करता हूं, वो हमसे पढ़ने के लिए आते हैं तो केवल पढ़ें, बाकी हम उसका कोई उपयोग नहीं लेना चाहते। लेकिन ये मैं जरूर चाहता हूं कि मुझे प्रतिक्रियाएं जरूर चाहिए होती कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता तो नहीं है, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बताती है और आपके कमेंट से मुझे जोश मिलता है, तो अगले दिन में फुल एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ में वापस आपके साथ में जुड़ता हूं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।